टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज की क्लास से हम जिनका भी अब एमपी एनएचएम झारखंड सीएचओ और अदर स्टेट के लिए सीएचओ और स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है, साथ ही साथ जिनका एएनएम के लिए भी इवन पेपर है, तो ये क्वेश्चन उन सभी पेपर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज से लिए हुए हैं, तो जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्लास में भी 45 मिनट से ज़्यादा की रहेगी क्योंकि यहाँ पर 70+ MCQs हैं, सभी सॉल्व है विथ रेशनल के हैं। क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। हमारी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसको जाके डाउनलोड कीजिए। उसमें जो चैलेंजिंग क्विज से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर पेमेंट करके क्विज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो चैलेंजिंग क्विज आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं, तो वो भी आप वहाँ पर अपना डेली नॉलेज है जो चेक कर सकते हैं। वीक में 3 से 4 चैलेंज वहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनका भी अब एमपी एनएचएम के लिए स्टाफ नर्स का पेपर है उनके लिए प्रीवियस पेपर पूरे अवेलेबल हैं, चाहे जीएमसी में पेपर हुआ हो, एमपी में, एमपी ऑनलाइन ने कंडक्ट करवाया हो या फिर एनएचएम ने स्टाफ नर्स का पेपर कंडक्ट करवाया हो, तो विथ सीरीज़ के आपको पूरे पेपर अवेलेबल हैं। तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उन पेपर्स के लिए। और भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। अब आज की क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, तो जिनका भी अब एग्ज़ाम है, जिनका भी अब एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है, झारखंड सीएचओ का पेपर है, इग्नू का पेपर है, अभी आई थिंक 8 मई को पेपर है इग्नू वालों का भी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल है, ऑल ओवर सभी एग्जाम्स के लिए, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए। तो डेली अब इसकी जो सीरीज़ है मॉक टेस्ट की, जैसा हमने प्रीवियस आपके सीएचओ पेपर के लिए अलग अलग स्टेट में पेपर हुए थे उसके अकॉर्डिंग लाए थे, तो यहाँ पर उसी टाइप से अब जो टेस्ट रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, ये आपके एग्ज़ाम तक है जो कंटिन्यू चलेंगी, आपके सभी सब्जेक्ट नर्सिंग के कवर किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है रिपीट रहे जो आपके पेपर्स में आए हैं, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। तो कॉपर टी का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर, स्टॉप्स ओव्यूलेशन ऑफ द ब्लास्टोसील, चेक्स द म्यूटेशन, स्टॉप द फर्टिलाइजेशन एंड स्टॉप द जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा इजी लिए गए हैं, जिनका भी जीएनएम बेस्ड इग्नू का पेपर है, एएनएम का पेपर है अपकमिंग टाइम में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉपर टी का मेन फंक्शन क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज़ आंसर कीजिए। आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिससे आप लोग भी सोच सकें और आंसर दे सकें। तो कॉपर टी का जो मेन फंक्शन है वो होता है स्टॉप द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और आगे आपको बताएंगे कि कॉपर टी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैसे स्टॉप करेगी, कितने टाइप हैं वो सभी। कॉपर टी का मेन फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करना। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। तो यहाँ पर कौन सी है जो एक इंडिकेटर होगा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस का कम्युनिटी में प्रिवलेंस को लेके? ऑप्शन में यहाँ पर टारगेट कपल, एलिजिबल कपल, कपल प्रोटेक्शन रेट या फिर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या होगा जो कि इंडिकेटर होगा, बेस्ट इंडिकेटर होगा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रही है नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है? मेन फैक्टर टू रिड्यूस द नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट को रोकने के लिए है जो कपल प्रोटेक्शन रेट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और जो रिसेंट में है अभी कपल प्रोटेक्शन रेट वो कितनी है? वो है 54.8%। इसको हमें क्या करना है? और कम करना है कपल प्रोटेक्शन रेट को। तो यहाँ पर यदि आपको एलिजिबल एज ग्रुप के लोग ही कपल प्रोटेक्शन रेट में इंक्लूड किए जाएंगे, और जो एलिजिबल कपल माने जाते हैं वो कितने एज ग्रुप के? 15 से 44 साल तक की एज ग्रुप के लोग क्या माने जाते हैं? एलिजिबल कपल, फर्टाइल कपल हैं जो माने जाते हैं। और जो बेस्ट इंडिकेटर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? कपल प्रोटेक्शन रेट। रिसेंट में कितना है? 54.8। नेक्स्ट वन इज, द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इज कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन। तो सक्सेस है यहाँ पर बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो कि पॉपुलेशन के लिए हेल्पफुल है, तो वो क्या है? ट्यूबेक्टोमी, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिवनेस, वैसेक्टोमी,
या फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबव बाय द पीपल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, दैट मीन्स जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है किस हद तक सक्सेस होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो ट्यूबेक्टोमी पर डिपेंड करेगा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर, वैसेक्टोमी पर, या फिर लोग किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए। तो जितने भी बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, किसी का ज़बरदस्ती आप ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी नहीं करवा सकते। ये चीज़ डिपेंड करेगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लेके, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को लेके, लोग इस चीज़ को किस हद तक क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो यहाँ पर इंडिया में अलग अलग तरीके की बर्थ कंट्रोल मेथड अवेलेबल है, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है, बहुत सारी मेथड्स हैं। तो वो सभी किस बात पर डिपेंड करेंगे कि लोग उस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी को भी ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग नहीं करवा सकते हैं, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करने पर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबव बाय द पीपल। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंथेसिस। तो एमनियोसेंथेसिस है जो, इसमें एक टेक्निक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम टेस्ट कर पाएंगे एमनियोसेंथेसिस में। तो ऑप्शन में है यहाँ पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस, एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द फीटस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो एमनियोसेंथेसिस की प्रोसेस है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं जो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एमनियोसेंथेसिस में। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं वो ये सभी होंगी। जो एक एमनियोसेंथेसिस क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को यूट्रस से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो एमनियोसेंथेसिस के थ्रू हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी डायग्नोस कर सकते हैं फीटस की, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में भी, और एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक एरर है वो भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन सभी में क्या होगा आपका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एमनियोसेंथेसिस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड को है जो निकाला जाता है, किससे, जो यहाँ पर यूट्रस है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, एमनियोसेंथेसिस। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन की इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो कौन सी है। ऑप्शन में है यहाँ पर मेरेना, प्रोजेस्टासाइड, कॉपर T 380A, या फिर लिपेज लूप। तो यहाँ पर 3 जनरेशन की IUD होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन की IUD है उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली IUD है प्रोजेस्टासाइड। इस तरीके से रही यहाँ पर इमेज दी हुई है, इजीली समझ में आया आपको। तो प्रोजेस्टासाइड है जो क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन, इसमें जो हार्मोन है वो क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। और जो भी थर्ड जनरेशन की IUD कहलाती है कौन सी, हार्मोनल इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो थर्ड जनरेशन क्या है, हार्मोनल IUD है, और इसमें प्रोजेस्टासाइड हार्मोन है जो कि यूज़ किया जाता है। जो प्रोजेस्टासाइड है यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इसमें यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर इसका जो ये कह सकते ड्यूरेशन कह सकते हैं हम, तो कितना होता है 1 ईयर का। और ये पर डे कितना प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी, 65 म्यूजी पर डे। कितना, 65 म्यूजी पर डे है जो क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा। और 1 साल तक इसका ड्यूरेशन है। आफ्टर 1 ईयर आपको इसके लिए रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन यदि IUD की बात करें हम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से मेरेना, प्रोजेस्टासाइड, कॉपर T 380 ये सब हैं। जितनी भी हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं वो सभी थर्ड जनरेशन में आएंगी। और कॉमनली यूज होने वाली क्या है, प्रोजेस्टासाइड। नेक्स्ट वन इज fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for। तो फीटल सेक्स है जो डिटरमाइन किया जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड से कौन सी सेल्स को निकाला जाता है जिससे हम फीटल सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी क्या है, गर्ल है या बॉय है। किनेटोकोर, चियास्माटा, ऑटोसोम्स, या फिर बार बॉडीज क्या है जो हम निकाल के डायग्नोस कर सकते हैं कि जो फीटल है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। फीटल सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में से कौन सी सेल्स निकाल के है जो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बार बॉडीज। क्या होगा, बार बॉडीज को जो एमनियोटिक फ्लूइड से जो सेल्स निकाली जाएंगी वो क्या होंगी, बार बॉडी, जो कि क्या है,
एक्स क्रोमोसोम में ही जनरली रहती है और इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर इसे डायग्नोस किया जाता है कि फीटल सेक्स मेल है या फीमेल। नेक्स्ट वन इज द एक्शन ऑफ द वेजाइनल डायफ्राम। वेजाइनल डायफ्राम का यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन या फिर ये कह सकते हैं कि ये किस तरीके से फैमिली प्लानिंग मेथड में हेल्प करेगा। ऑप्शन में है प्रिवेंट द स्पर्म टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ओवा, एंटी इम्प्लांटेशन, स्पर्मिसाइडल, या फिर प्रिवेंट द ओवा टू कम इन द यूट्रस। तो यहाँ पर वेजाइनल डायफ्राम का यूज़ क्या है, प्रिवेंट द स्पर्म टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओवा। एक तरीके की क्या है, बैरियर मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, एग्जाम में आ सकती है आपको। वेजाइनल डायफ्राम क्या करेगा, स्पर्म को प्रिवेंट करेगा ओवा के कॉन्टैक्ट में आने से। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन इज। तो आईयूसीडी इंसर्ट करने का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ऑप्शन में है ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है आईयूसीडी इंसर्ट करने का वो होता है ब्लीडिंग, सेकंड वन होता है पेन, फर्स्ट होता है ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल एक्सेप्ट। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि सभी क्या है, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल क्या है, यहाँ पर मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डीएमपीए, नेट ईएन, डीएमपीए सबक्यूटेनियस या फिर इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। तो यहाँ पर सभी में क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, इंजेक्टेबल है सभी, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो मेथड है वो सभी हैं लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, तो वो यहाँ पर इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। एक इसमें होता है जनरली माला एन और माला डी में पाया जाता है। और जो नेट ईएन है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉरएस्थेट्रोन एनेंथेनेट, जो कि 2 महीने के लिए इंजेक्ट की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसमें भी क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन ही रहेगा, जो कि जो नेचुरल फीमेल प्रोजेस्टेरोन होगा उसको क्या करेगा, रिसेंबल करेगा। और इसमें जो टोटल प्रोजेस्टेरोन होता है एक डोज दिया जाता है हर 2 महीने में, जैसे डीएमपी एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है, वैसे ही नेट ईएन एवरी 2 मंथ में है जो 200 mg हार्मोन रहेगा इंजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी हैं और ये भी प्रोजेस्टेरोन वाला है। तो ये तीनों तो यहाँ पर क्या हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गए। लास्ट में आएगा वो क्या, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, जो कि माला एन और माला डी में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो इनमें से बर्थ कंट्रोल मेथड कौन सी है, गिफ्ट, आईयूडी, आईवीटी या फिर एचटीएफ। तो बर्थ कंट्रोल के लिए मेथड सबको पता है, तो वो क्या, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट वन इज द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन एक्शन क्या है, प्रिवेंट ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओनली, प्रिवेंट ओवुलेशन ओनली, प्रिवेंट रैपिड पासिंग ऑफ एग्स इन द ओविडक्ट, दैट मीन्स फैलोपियन डक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओनली। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, अलग अलग टाइप की हैं। तो इनका मेन एक्शन क्या होता है कि ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। क्या करना, प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओनली। इम्प्लांटेशन का काम कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं करेंगी, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन इज द एक्शन ऑफ क्रीम एंड जेली इज। तो ये भी क्या है, मेथड है, किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए। तो क्रीम और जेली किस तरीके से काम करेंगी, ऑप्शन में एंटेंगल्स द स्पर्म, स्पर्मिसाइडल एंड इमोबिलाइजिंग द स्पर्म, enables sperm to reach towards ovum speedily, prevents the ova from being released। तो जो क्रीम और जेली है क्या करती है, स्पर्मिसाइडल का काम करेंगी, स्पर्म है उनको मारने का काम करेंगी और स्पर्म को इमोबिलाइज करेंगी कि स्पर्म है जो क्या हो, ओवा तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए इनका काम क्या होगा क्रीम और जेली का, कि एक तो स्पर्मिसाइडल एक्ट करेंगी और दूसरा स्पर्म को इमोबिलाइज करेंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द पीपीएच। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ऑप्शन है एंटीबायोटिक, MgSO4, ऑक्सीटोसिन या फिर मीजोप्रोस्टॉल। तो पीपीएच को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएगी वो क्या होगी, ऑक्सीटोसिन। क्या होगी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज Reena missed a single dose of OCP. The best response as a staff nurse for Reena.
MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट इक्लेम्सिया में यूज़ किया जाता है, प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया में। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्या है, PPH को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रीना मिस्ड अ सिंगल डोज ऑफ OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, द बेस्ट रिस्पॉन्स एज अ स्टाफ नर्स फॉर रीना। तो एक रीना नाम की, गीता नाम की, किसी भी नाम की एक पेशेंट ले लो आप, उसने जो डेली सिंगल डोज लेती है अपना OCP पिल्स का, वो एक दिन का मिस कर दिया है, तो एज अ CHO एज अ स्टाफ नर्स आप उसको क्या रिस्पॉन्स देंगे? यूज़ द बैरियर मेथड, टेक द मिस्ड पिल नाउ एंड कंटिन्यू द कोर्स, डिसकंटिन्यू द कोर्स बिकॉज OCP हैज़ नो मोर इफेक्ट, टेक 2 पिल द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विथ कोर्स। तो ऐसे केस में यदि आपने अपनी OCP पिल मिस कर दी है तो एज अ नर्स और एज अ स्टाफ नर्स CHO आप क्या रिस्पॉन्स देंगे फैमिली केयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर, कि आपको अपना जो कोर्स डिसकंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि जो नेक्स्ट डे यदि आप अपनी पिल है जो OCP पिल आज नहीं ले पाए तो कल आप 2 पिल्स लेना, और जो कोर्स आप कर रहे हैं अपनी OCP पिल्स का उसको क्या करना, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, टेक्स 2 पिल द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में MP CHO के पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट वन इज अ वुमेन विजिट अ फैमिली प्लानिंग क्लिनिक एंड इंक्वायरीज अबाउट द बेस्ट टाइम फॉर हर टू कंसीव, द नर्स से दैट द बेस्ट चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यदि कोई फीमेल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पर आती है और इंक्वायरी करती है कि बेस्ट टाइम क्या होगा उसको कंसीव करना है, तो ऐसे केस में एज अ नर्स आप क्या कहेंगे कि कौन सा टाइम सही होगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? व्हेन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज टू लो, एस्ट्रोजन लेवल आर लो, LH इज लो, दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज लो, हाई है या फिर लो है। तो यहाँ पर सबको पता है ओवुलेशन के लिए मेन कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या होगा, हाई होगा, तभी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होगी और वही सही टाइम होगा आपको कंसीव करने के लिए। तो यहाँ पर जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई होगा तब क्या होगा, बेस्ट चांस रहेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एज पर WHO व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम। तो न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 से 39 डिग्री सेल्सियस, 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, या फिर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। लेबर रूम का टेम्परेचर भी पूछा जाता है तो वो भी यही होगा, और यदि न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का पूछते हैं तो कितना होता है, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है यहाँ पर विच पार्ट ऑफ आईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरीफेरल विजन, दैट मीन्स चारों तरफ का आपको देखना है, तो कौन सा आंखों का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्टिक नर्व, रॉड्स, आइरिस या फिर कॉन्स। तो पेरीफेरल विजन के लिए कौन हेल्पफुल होगा, रॉड्स। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इनमें से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी हैं, कंडोम, ओरल पिल्स, MTP या फिर IUCD। तो जो हार्मोनल है यहाँ पर मेथड वो क्या है, ओरल पिल्स। क्या है यहाँ पर, ओरल पिल्स। यदि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम दिए होते तब हम यहाँ पर प्रॉपर है जो कर पाते, बट यदि ओनली हार्मोनल पूछा है तो क्या, ओरल पिल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। और जब फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की बात हो रही है तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी एग्जाम में आ सकता है आपको। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया के लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्रेनालिन। अब यहाँ पर फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब क्या है, ऑप्शन में रिपीटेशन ऑफ बर्ड हियर्ड, न्यू वर्ड इन्वर्टेड बाय पेशेंट, यूज ऑफ रिदमिंग वर्ड, पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांसमिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब है कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो एक जगह से किसी दूसरे टॉपिक पे उड़ गए, यही हम इसको यदि हिंदी में बात करें तो फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब है कि यदि आप बात कर रहे हैं अभी कुछ अपने पढ़ने की, नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक की, अचानक आप बात करते करते खाने पीने के टॉपिक पे पहुंच जाएं तो क्या कहलाएगा आपका, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो यहाँ पर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या है, पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटिस, SLE, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर इसका क्या होगा, फटीग ऑल डे, एलिवेटेड RBC काउंट,
एलिवेटेड द टेम्परेचर, रैसेस ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक्स। तो आपने यहाँ पर सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस पढ़ा है जब, तो क्या एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। और जब यहाँ पर रैसेस की बात हो रही है तो इसमें कैसे रैसेस देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाई रैसेस। यदि एक कॉमन टर्म यूज़ किया जाए तो क्या है, बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, डी। रैसेस ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक्स, इस तरीके से दोनों चीक्स के यहाँ पर जो नाक का जो नोज का ब्रिज है यहाँ पर जो रैसेस होंगे इनको हम बटरफ्लाई रैसेस कहेंगे, या फिर बटरफ्लाई रेस ऑफ लूपस एरिथ्रोमेटस में आपको ये रेसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द शेप ऑफ एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का शेप किस टाइप का होगा, लीफ शेप, हार्ट शेप, कॉन शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप। तो एपिग्लोटिस का शेप होता है कैसा, लीफ शेप का। नेक्स्ट वन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन द हाइट ऑफ द यूट्रस इज मोर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया। तो यदि आपके यूट्रस की हाइट कैसी है, जो एमनोरिया की सिचुएशन में आपके जो पीरियड्स क्या रहेंगे, स्टॉप रहेंगे जिस टाइम पर, तो यहाँ पर एमनोरिया से ज़्यादा यदि यूट्रस की हाइट देखने को मिलती है तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ रिटार्डेशन, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस या फिर आईयूडी, और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ या फिर स्टिल बर्थ। तो यहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ और ओलिगोहाइड्रोमनियास, इन तीनों केस में यूट्रस की हाइट क्या होगी, कम होगी, ना कि ज़्यादा होगी। यहाँ पर मोर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया कहा है, तो यहाँ पर इन तीनों केस में कम होगी। जो ज़्यादा होगी किस में होगी, पॉलीहाइड्रोमनियोस में, क्योंकि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड कितना हो जाएगा, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और दूसरे होते हैं माइक्रो। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पर माइक्रो पूछा है तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है, 40 से 50, 10 से 20, 20 से 30 या फिर 30 से 40। तो इंक्रीज्ड ICP का मतलब क्या होता है, जब वही इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितने से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 20 हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड ICP। और जो नॉर्मल होता है कितना होता है, 10 से 20 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एसेसरी ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द एरियोला। तो अब यहाँ पर जो ग्लैंड पूछी है एग्जाम में आपको आती हैं, तो एरियोला के चारों तरफ पेरीफेरल वे में जो ग्लैंड्स रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, बर्थोलिन, एड्रिनल, मॉन्टेगमरी या फिर पिनियल ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं, ओवरी के पास में। चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है, दोनों ओवरीज के यहाँ कौन होती हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती हैं, किडनी के ऊपर, रीनल, इसीलिए इनका नाम भी एड्रिनल दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो बचता है मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल और मॉन्टेगमरी ग्लैंड, तो ये कहाँ होती हैं, एरियोला के ब्रेस्ट में, एरियोला के पेरीफेरल वे में। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सी को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू कंफर्म एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो बेस्ट होगा, प्लेटलेट काउंट, लंबर पंचर, बोन मैरो बायोप्सी या फिर WBC काउंट। तो यहाँ पर एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर ही है, तो कन्फर्मेटरी यहाँ पर पूछा है, तो कन्फर्म किससे होगा, बोन मैरो बायोप्सी से। नेक्स्ट वन इज अ पोस्ट नेटल मदर हैज़ रेड कलर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, इट इज़ नेम्ड एज। तो जो पोस्ट नेटल मदर है क्या हो रहा है, रेड कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, लोचिया एल्वा, लोचिया सेरोसा, लोचिया फिर लोचिया रूब्रा। तो लोचिया कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे यहाँ पर, लोचिया रूब्रा, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल डे में जो डिस्चार्ज होगा पोस्टनेटल मदर को वो क्या कहलाएगा, लोचिया रूब्रा। और यदि यहाँ पर रेड ना कहे के डायरेक्ट वेजाइनल डिस्चार्ज बस कहते तब हम उसको कहते लोचिया, बट यहाँ पर रेड कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तब हम क्या कहेंगे, लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो फील्ड ऑफ हेल्थ में कौन सी इंटरनेशनल हेल्थ वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है जो कि रिसर्च करती है, सिद्धा, WHO, रेड क्रॉस या फिर दनीदा।
तो जो यहाँ पर हेल्थ के फील्ड में जो इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी अपना रिसर्च कंटिन्यू रखती है वो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेडक्वार्टर जेनेवा में। यदि इंडिया का पूछे साउथ ईस्ट में तो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज फेज ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो किस स्टेज में प्लेसेंटा सेपरेट होता है? लेबर की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। किस स्टेज में लेबर की प्लेसेंटा सेपरेट होगा? थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में या फिर फोर्थ में? तो कौन सी स्टेज में है जो क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट होगा? तो ये होता है जनरली थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्वाइकल डायलिटेशन की। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है वो किस में आएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आती है कंप्लीट सर्विक्स डायलिटेशन से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट होने तक में। थर्ड स्टेज आती है लेबर की बेबी एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन तक की स्टेज, प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज थर्ड में आएगी। तो प्लेसेंटा सेपरेट होने से लेके और जो ऑब्जर्वेशन तक की स्टेज होगी वो क्या कहलाती है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द डॉट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन अभी आई थिंक हरियाणा CHO में आया था, पूरा RNTCP रख के यहाँ पर एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा था। डॉट्स प्रोग्राम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1993, 2013, 2003 या फिर 2019? डॉट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन इज हाउ मच ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी की सप्लाई होती है? 2 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या फिर 4 किलो कैलोरी। और सबसे ज़्यादा किससे है जो सप्लाई होती है एनर्जी की? फैट से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन से? तो यहाँ पर 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी की सप्लाई होती है? 4 किलो कैलोरी। और यदि फैट की बात की जाए तो एक जो फैट है, ग्राम ऑफ फैट से 9 कैलोरीज मिलेगी। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कहें हम तो 4 किलो कैलोरीज की सप्लाई होगी। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप का डोनर कौन है? बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए ग्रुप या फिर AB ग्रुप? तो यहाँ पर यूनिवर्सल जो डोनर है ब्लड के लिए वो कौन है? तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप का डोनर कौन है? O ग्रुप। कौन सा? O नेगेटिव क्या है? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को क्या कहा गया? यूनिवर्सल डोनर। और AB के लिए क्या कहा गया? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस का नाम क्या है? एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड? तो फीमेल पेल्विस का नाम क्या है यहाँ पर? गायनेकॉइड पेल्विस, जो कि मोस्ट फेवरेबल पेल्विस मानी जाती है वेजाइनल बर्थ के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग किस बेस पर काम करता है? वर्किंग अंडर द वाटर प्रेशर, वर्किंग अंडर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग अंडर द एयर प्रेशर या फिर वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर। तो ऑटोक्लेव जो एक मशीन है स्टरलाइजेशन के लिए, इसमें सबसे अच्छे स्टरलाइजेशन मेथड मानी जाती है। तो ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर जनरली एग्जाम में आपको आता है और किस मैकेनिज्म पे काम करता है? स्टीम प्रेशर पर। किस पर? वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर पर ये काम करेगा। यदि ड्यूरेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन क्या आइटम आप स्टरलाइज करते हैं, लेकिन जनरली 20 to 30 मिनट का ड्यूरेशन इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन मदर सफर विथ HIV। यदि कोई मदर HIV से सफ़र कर रही है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में ज़ाइलोकेन, फ्लॉक्सिटिन, सेफेलोस्पेरिन या फिर जिडोविडिन। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि मदर क्या है? मदर है यहाँ पर कोई HIV है उसको, तो क्या देंगे हम? ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट देंगे उसके लिए। उनमें से वो मेडिसिन कौन सी है यहाँ पर? जिडोविडिन। यदि मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तब हम क्या कहेंगे? नेवेरापाइन। लेकिन यदि यहाँ पर डायरेक्ट सफ़र कर रही है तो क्या है? जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन किल्स द स्पोर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी मेथड से स्पोर्स तक को हम मार सकते हैं? रेडिएशन से, फ्यूमिगेशन से, बॉइलिंग से या फिर ऑटोक्लेविंग से? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि बॉइलिंग से बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे लेकिन स्पोर कभी नहीं मरते हैं। न रेडिएशन से मरेंगे ना फ्यूमिगेशन से। लेकिन ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें जो बैक्टीरिया वायरस की इवन स्पोर्स भी किल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन इज
व्हाट इज द नेम ऑफ म्यूकस लेयर कवरिंग इनसाइड ऑफ यूट्रस? तो यूट्रस की जो इनर लेयर है वो क्या है? म्यूकस लेयर। ऑप्शन है मायोकार्डियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर मायोमेट्रियम। तो इनसाइड लेयर क्या है यूट्रस की? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द भोर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया? तो भारत में भोर कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? 2020 में, 1990 में, 2014 में कि 1943 में? जो भोर कमेटी है जो कब अपॉइंट की गई थी? 1943 में, 1943 में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एम ऑफ यूजेज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इन डायरियल डिसीज मैनेजमेंट? तो ORS सॉल्यूशन दिया जाता है डायरिया के पेशेंट में, तो ये क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट द वेट लॉस, प्रिवेंट द इन्फेक्शन, प्रिवेंट वॉमिटिंग या फिर प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन? तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डायरिया के केस में दिया जाता है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेंसस इन इंडिया? तो भारत में जनगणना है जो कब होती है? तो ये होती है हर 10 साल में। कब होती है? हर 10 साल में। और यदि SRS डेटा पूछते हैं तो ये कब दिया जाता है? एवरी 6 मंथ में। याद रखना है आपको ये चीज़ें। यदि सेंसस पूछते हैं तो एवरी वंस इन 10 ईयर, और यदि SRS डेटा पूछते हैं तो SRS डेटा एवरी 6 मंथ में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द गट? तो कौन सा टेस्ट करके हम गट को फाइंड आउट कर सकते हैं? सीरम कैल्शियम, यूरिक एसिड, सीरम पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो गट में क्या होता है? जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स में क्या होता है? यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे रेडनेस होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। तो अब आइडेंटिफाई भी हम किससे करेंगे? यूरिक एसिड से। किससे आइडेंटिफाई करेंेंगे? यूरिक एसिड से। और जो मेडिसिन दी जाती है गट को ट्रीट करने के लिए वो क्या है? एलोप्यूरिनॉल। नाम याद रखना है आपको। ड्रग ऑफ चॉइस यदि गट की पूछी जाती है तो क्या है? एलोप्यूरिनॉल। और इसमें जो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो क्या होगा? यूरिक एसिड, क्योंकि गट में यूरिक एसिड का ही ऑक्यूमुलेशन है जो होगा कहाँ पर? जॉइंट्स में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द क्रॉनिक डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड डिजनरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड? कनेक्टिव टिश्यू का डिजनरेशन होना, इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा? एंक्लोलाइजिंग, रोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर पॉलीआर्थराइटिस। तो कनेक्टिव टिश्यू का डिजनरेशन, इन्फ्लामेशन कहलाता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या होगा? रोमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ सेरिब्रल एडिमा। तो सेरिब्रल एडिमा को के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? सेरिब्रल एडिमा क्यों होगा? जब CSF का लेवल बढ़ेगा, ICP बढ़ेगा, तो उसके लिए मेडिसिन क्या देंगे हम? ऑप्शन है लूप डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक, बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो सेरिब्रल एडिमा में या फिर ICP बढ़ा हुआ हो, CSF लेवल हाई हो, तो इसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है बहुत ही ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। यदि एग्जाम्पल पूछें तो है मैनिटॉल। यदि डायरेक्ट इस तरीके से आता है तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, यदि मेडिसिन के नाम हो तो मैनिटॉल। नेक्स्ट वन इज द कन्वर्जन, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो यदि सेल्स का एक से दूसरे सेल्स में क्या होता है? कन्वर्जन होगा, तब हम इसके लिए क्या कहेंगे? हाइपरप्लासिया, एनाप्लासिया, डिस्प्लासिया या फिर मेटाप्लासिया। तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा जब जो मैच्योर सेल्स हैं दूसरी सेल्स में कन्वर्ट होंगी? तो ये कहलाएगा, जो कि एक कैंसर का ही है, कैंसर की ही टर्मिनोलॉजी है, तो ये कहलाता है मेटाप्लासिया। क्या कहलाएगा? मेटाप्लासिया। जो बिनाइन ट्यूमर होगा उसमें मेटाप्लासिया नहीं होगा, लेकिन जो मेटास्टैटिक होगा उसमें मेटाप्लासिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक जो मैच्योर सेल से दूसरी सेल्स में कन्वर्ट होगी, दूसरी से तीसरी में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ईयर विल बी अफेक्टेड बाय ओटाइटिस मीडिया? तो ओटाइटिस मीडिया दैट मीन्स मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो रहा है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन में क्या पार्ट हैं जो कवर होंगे और अफेक्ट होंगे? यूस्टेचियन ट्यूब, मैस्टॉइड बोन या फिर पिन्ना एंड ईयर लोब। पिन्ना और ईयर लोब किसके पार्ट हैं? ये आते हैं एक्सटर्नल ईयर में। लेबिरेंथ एंड स्टेपस, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मास्टाइड बोन। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ओटाइटिस मीडिया में क्या इफेक्ट होगा, तो वो होगा यूस्टेचियन ट्यूब एंड मास्टॉइड बोन। बाकी स्टेपस, लेबिरेंथ इनर पार्ट में चले जाएंगे, और यहाँ पर अब जो अफेक्टेड पार्ट बचता है वो क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब और मास्टॉइड बोन। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न। तो यदि इनकेस आपने अपनी प्रेगनेंसी से लेकर ही कोई भी यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करवाई है, एलएमपी याद नहीं है आपको, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जेस्टेशनल एज कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने वीक में डिलीवर हुआ है? बेलाइड स्केल से, अपगार स्केल से, मरकरी स्केल से या फिर फ्लैक स्केल से? कौन सी स्केल यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे कि बेबी की जेस्टेशनल एज कितने वीक थी? 37 वीक में डिलीवर हो गया है, 35 वीक में हो गया है? तो ये सब चीज़ें हम किस स्केल से मेजर कर पाएंगे? बेलाइड स्केल से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेट टू टेक ओरल टेम्परेचर। तो किस केस में हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं? एडल्ट विथ हाइपरटेंशन, अनकॉन्शियस पेशेंट, एडोलेसेंट विथ फीवर या फिर प्रेग्नेंट मदर। पहले बात करते हैं किसका ले सकते हैं। तो जिनको हाइपरटेंशन उनका भी ले सकते हैं, एडल्ट का। फीवर है यदि एडोलेसेंट उसका भी ले सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर का ले सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उसका हम ओरल टेम्परेचर है जो नहीं ले सकते। क्या होगा? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज कॉल्ड। तो यदि किसी के प्रियजन की डेथ हो जाती है, लॉस होता है, आपकी जॉब चली जाती है, तो जो नॉर्मल रिस्पॉन्स कहलाता है वो क्या कहलाएगा? अपैथी, डिप्रेशन, ग्रीफ या फिर साइकोसिस। तो यहाँ पर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रीफ। क्या कहलाएगा? ग्रीफ। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको ग्रीफ है जो कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग ग्रीफ की स्टेज जनरली एग्जाम में आती है। 5 स्टेज हैं जो कि एग्जाम में आती हैं आपको, तो उनके सीक्वेंस वाइज नाम आपको याद रखना है। कुबलर रॉस ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको याद रखनी है, तो वो है यहाँ पर आपकी स्टेज है कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग ग्रीफ की, वो एग्जाम में मेनली आपको आती हैं। तो वो डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। जो 5 स्टेज सीक्वेंस याद रखें आप, डी डिनाइल, DAB, डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये क्या है? कुबलर रॉस की जो थ्योरी है ग्रीफ की, उसकी यहाँ पर स्टेज है। जनरली इनका सीक्वेंस आपको एग्जाम में आता है। तो 5 स्टेप हैं वो आपको याद रखना है, डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। और दिया किसने थी? है कुबलर एंड रॉस ने। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रोटेक्टिंग द लंग्स। तो लंग्स को कवर करने वाली लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरीमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम। तो लंग्स को कवर करने की जो लेयर है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो क्या है? प्लूरा। प्लूरल स्पेस है जो जहाँ पर लंग्स रहेंगे वो क्या कहलाता है? प्लूरल स्पेस। और लेयर कवर करेगी वो क्या कहलाती है? प्लूरा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ पर्सन हु इज हैविंग फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ्स। तो क्या डायग्नोस होगा जिस बंदे के लिए, पर्सन के लिए फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ्स हैं? म्यूटेज, परसेप्शन, डिल्यूजन या फिर फोबिया। तो क्या कहलाएगा? डिल्यूजन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग। तो इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग कौन सी है? हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एट एनी टाइम, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमेन इज फर्टाइल। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग जिसमें आप ना कोई मेथड अपना रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि जो फर्टाइल पीरियड है, क्या है? फर्टाइल पीरियड है, ओवुलेशन होने वाला, उस टाइम पर सेक्स नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। तो क्या आएगा? नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में। नेक्स्ट वन इज विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV। तो HIV में कौन सी सेल्स डिस्ट्रॉयड होती हैं? A हेल्पर सेल्स, K हेल्पर सेल्स, T हेल्पर सेल्स या फिर Y हेल्पर सेल्स। तो यहाँ पर जिन सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है HIV/AIDS में होती है T हेल्पर सेल। अब एग्जाम में आपको T हेल्पर सेल के अलावा CD4 T सेल काउंट आता है। तो CD4 T सेल काउंट, T सेल ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर T हेल्पर सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है HIV में। तो अब जो CD4 T सेल काउंट है ये कितना हो जाता है? लेस देन 200। ये आपको याद रखना है कि HIV में क्या होता है, जो CD4 T सेल काउंट है कितना हो जाता है? लेस देन 200 तक। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉज क्या है? जब जो ब्लड लॉस है 24 घंटे से ज़्यादा, यदि इस इनिशियल 24 आवर में ब्लड लॉस की बात करें हम, तो 500 ml से ज़्यादा होता है तो हम उसको प्राइमरी PPH कहेंगे। लेकिन जब ये मोर देन 24 आवर के बाद का काउंट किया जाता है तो ये सेकेंडरी PPH में आएगा। और इसका मेन रीज़न क्या है? यूट्राइन एटोनिसिटी,
रिटेंड प्लेसेंटा, परपीरियल सेप्सिस आफ्टर लैक्टेशन प्रोसेस। तो यूट्राइन एटोनिसिटी प्राइमरी पीपीएच का रीजन है और रिटेंड प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं यूट्रस में रह गए हैं, वो क्या है, सेकेंडरी पीपीएच का मेन रीजन। तो यदि प्राइमरी पूछते हैं तो आपको आंख बंद करके यूट्राइन एटोनिसिटी पे मार्क करना है। सेकेंडरी पीपीएच का रीजन पूछते हैं तो क्या है, रिटेंड प्लेसेंटा। अब यहाँ पर ये देखिए प्राइमरी कब है, फर्स्ट 24 आवर में जो ब्लीडिंग होती है वो उस प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी जब 24 आवर के बाद से लेके 6 वीक जो पोस्टपार्टम परपीरियम पीरियड है उसमें प्राइमरी का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, और जो सेकेंडरी का होता है वो क्या होता है, रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू या फिर कोई इन्फेक्शन। और यदि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन रखते हैं पीपीएच में, तो नॉर्मल में जनरली 500 ml ब्लड लॉस मोर देन 500 और सिजेरियन सेक्शन में मोर देन 1000 ml। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। तो आयरन स्टोर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आयरन के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या होगा, सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज कॉपर T380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन। तो कॉपर T380A आईयूडी कब रिप्लेस की जाती है, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में या फिर 10 साल में। तो कॉपर T380A रिप्लेस की जाती है एवरी 10 ईयर में। यदि इनकेस आप उस 10 साल के बीच में बच्चा चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो तब आप उसको निकलवा सकते, रिमूव करवा सकते हैं। बट यदि इसका ड्यूरेशन पूछते हैं तो कितना होता है, 10 साल तक का। नेक्स्ट वन इज आईयूडी मिरेना रिलीज लेवोनोजेस्ट्रॉल फॉर हाउ मैनी ईयर्स, या फिर ये कह सकते हैं मिरेना है जो कितने साल तक, जो लेवोनोजेस्ट्रॉल हार्मोनल यहाँ पर आईयूडी है तो ये कितने साल तक के लिए है, 3, 5, 7 या फिर 10। तो मिरेना कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। प्रोजेस्टासाइड कितने, 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर मिरेना जो आईयूडी है इसमें लेवोनोजेस्ट्रॉल कितने साल तक रिलीज किया जाएगा, 5 साल तक। अब यहाँ पर जो मिरेना में टोटल 52 mg लेवोनोजेस्ट्रॉल रहता है और डेली यदि एक मिरेनल आईयूडी की बात करें तो कितना होता है इसमें, 52 mg लेवोनोजेस्ट्रॉल हार्मोन। लेकिन यदि इसमें डेली डोज रिलीज की बात करें तो कितना होता है, 20 म्यूजी पर डे। कितना होता है, 20 म्यूजी पर डे। नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन आईयूडी इज तो तीसरी जनरेशन की आईयूसीडी कौन सी है। तो थर्ड जनरेशन में कितनी जो भी हार्मोनल है वो आ जाती हैं। ऑप्शन में यहाँ पर ML, कॉपर T250, मिरेना, कॉपर T380A, कॉपर 7। थर्ड जनरेशन इनमें से कौन सी है, तो वो है मिरेना। जितनी भी हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो किस में आएंगी, थर्ड जनरेशन में, और यहाँ पर वो कौन सी है, मिरेना। नेक्स्ट वन इज आइडियल कैंडिडेट फॉर आईयूसीडी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो आइडियल कैंडिडेट सब है आईयूसीडी इंसर्ट करने के लिए किसी एक को छोड़कर। विलिंग टू चेक द थ्रेड, हैव अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो हिस्ट्री ऑफ PID, हु हैव अ मिनिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो आइडियल कैंडिडेट में सब आएंगे किसी एक को छोड़कर, कौन से नहीं आएंगे वो क्या होंगे, हु हैव अ मिनिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ आईयूसीडी इज ऑल एक्सेप्ट। तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि आईयूडी किस तरीके से काम करती हैं, तो अब यहाँ पर है कि आईयूसीडी सब तरीके से काम कर रही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इंक्रीज द सर्वाइकल म्यूकस, लोकल फॉरेन बॉडी लाइक रिएक्शन, डिक्रीज डायमीटर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, मेक एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो आईयूसीडी सब करेंगी लेकिन डायमीटर फैलोपियन ट्यूब का कम नहीं करेंगी। इनके साइड इफेक्ट एग्जाम में आते हैं जनरली आईयूसीडी के। तो यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ा देंगी, ये जो रिएक्शन होगा वो फॉरेन बॉडी टाइप का होगा। यहाँ पर एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल कर देंगी इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब का डायमीटर नहीं बढ़ाएंगी। नेक्स्ट वन इज ट्रू अबाउट आईयूसीडी। तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को लेकर सही पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर T380A वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोग्राम इन 1992, प्रोजेस्टासाइड थर्ड जनरेशन आईयूसीडी, कॉपर T380 इज अप्रूव्ड फॉर यूज ऑफ 5 ईयर मैक्सिमम, कॉपर डिवाइस हैव लोअर एक्सपल्सन रेट। अब यहाँ पर सही चीज क्या है, तो वो है प्रोजेस्टासाइड क्या है, थर्ड जनरेशन की आईयूसीडी है। नेक्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट ऑफ नोवा-टी। तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो नोवा-टी को लेके सही पॉइंट यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव फॉर 10 ईयर, सिल्वर कोर, मोर कॉपर कंटेंट, मोर चांस ऑफ परफोरेशन।
तो सही पॉइंट यहाँ पर है सिल्वर कोर। नोवा टी है जो एक, ये देखिए यहाँ पर इसकी पूरी मेन कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो नोवा टी क्या है, कॉपर टी 200 जैसी ही है, लेकिन इसमें 200 m² कॉपर रहेगा, लेकिन इसमें सिल्वर कोर रहेगा। क्या रहेगा इसमें, सिल्वर कोर कॉपर का, जो कि क्या है, कॉपर वायर है। तो यहाँ पर जो इसमें एक डिफरेंस पूछा है नोवा टी को लेके, वो क्या है, कॉपर वायर। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन IUCD एक्सेप्ट। तो थर्ड जनरेशन IUD के सब एडवांटेज हैं किसी एक को छोड़कर। हाई एफिकेसी, लो एक्सपल्सन रेट, लॉन्ग एक्टिंग या फिर लो रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। थर्ड जनरेशन में जितनी भी हार्मोनल है वो आ जाएंगी, जो नहीं है वो क्या है, लो रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाई इफेक्टिव है यहाँ पर, एक्सपल्सन रेट भी कम है, लॉन्ग एक्टिंग है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क यहाँ पर लो नहीं है बल्कि हाई ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन IUCD एक्ट्स बाय। थर्ड जनरेशन IUCD में क्या है, हार्मोनल है। अब यहाँ पर आपको मैं हिंट कर देती हूँ जिससे आप आंसर इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट ऑफ मेटालिक कॉपर, बाय अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, हार्मोनल इफेक्ट ऑन द म्यूकोसा ऑफ द एंडोमेट्रियम, या फिर इनहेंस्ड सेलुलर रिस्पॉन्स ऑन द एंडोमेट्रियम। तो थर्ड जनरेशन क्या करती हैं, ये हार्मोन को रिलीज करेंगी जिससे म्यूकोसा और एंडोमेट्रियम पर इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये क्या है, हार्मोनल IUCD है और ये क्या करेंगे, अपने हार्मोन्स रिलीज करके म्यूकोसा है जो एंडोमेट्रियम की, वहाँ पर इफेक्ट क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ IUCD, दैट मीन्स किस केस में हम IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। एनीमिया, डायबिटीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज या फिर हेमरेज। तो एब्सोल्यूट दैट मीन्स इस केस में हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या है यहाँ पर, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज में हम IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। नेक्स्ट वन इज मल्टी लोड डिवाइस रिफर्स टू। मल्टी लोड डिवाइस कौन सी है इसमें, फर्स्ट जनरेशन IUCD, सेकेंड जनरेशन IUCD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर वेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मल्टी लोड यहाँ पर क्या है, सेकेंड जनरेशन IUCD। कौन सी है, सेकेंड जनरेशन IUCD। नेक्स्ट आज ऑल आर ट्रू अबाउट सेंटोक्रोमैन एक्सेप्ट। सेंटोक्रोमैन को लेके सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है सेंटोक्रोमैन इज ए नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, सेंटोक्रोमैन इज डेवलप्ड इन इंडिया, सेंटोक्रोमैन इज यूजफुल फॉर फीमेल विथ PCOD, the failure rate of centochromon is 1.83 to 2.84 by HW by। तो यहाँ पर सेंटोक्रोमन की छाया, ये देखिए यहाँ पर छाया नाम की जो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो इसके सभी पॉइंट सही हैं, लेकिन ये PCOD में यूजफुल नहीं है। छाया जो कि नॉन हार्मोनल पिल है, ट्वाइस अ वीक फॉर एवरी फर्स्ट 3 मंथ तक लेना है। यदि इसका डोज पूछते हैं आपसे, छाया और सेंटोक्रोमैन नाम से आपको अवेलेबल है, जो कि नॉन हार्मोनल पिल है, जो कि ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ, कितना, ट्वाइस अ वीक फर्स्ट 3 मंथ एंड देन आफ्टर वंस अ वीक देयर आफ्टर। 3 महीने तक स्टार्टिंग के वीक में 2 बार लेना है, फिर वीक में 1 ही बार इसको लेना है। नेक्स्ट इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 67, इफ अ वुमन वॉज टेकिंग एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन वुड बी रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यदि कोई वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है, लॉन्ग टर्म तक यदि लेती है, तो जो स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनके क्या इफेक्ट होंगे, कौन सा टेस्ट करवाएंगे, LFT, सर्वाइकल पैप स्मीयर, द बेट स्मीयर ऑफ वेजाइनल सीक्रेशन फॉर मोनिलियल, या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो अब इन 4 में से यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए हैं कौन से टेस्ट करवाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्लास होगी कल सेम टाइम पर, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो डेली आपको 60+, 70+ MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, और जो आपके MP NHM के पेपर हैं वो भी आपको अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। अदरवाइज मैं पूरे पेपर आपको चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूँगी।